हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लास में हैं और आज हम कवर करेंगे जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक। आपको पता है इससे पिछली वाली जो क्लास थी उसमें हमने 1 से 4 तक अनुच्छेद कवर कर लिए थे। जो संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित जो कुछ प्रावधान थे उन्हें हमने कवर कर लिया था। तो आज हम लोग बात करेंगे नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान है जो 5 से लेकर के 11 तक उपलब्ध हैं। तो उस 5 से 11 तक के बीच में हमें सिर्फ नागरिकता के प्रावधान मिलते हैं कि भारत का नागरिक कैसे बना जाता है और भारत का नागरिक किसे माना जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है अनुच्छेद 5 से 11 तक। और ये आपको मैं बता दूं कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान है और नागरिकता का प्रावधान जो है वो भाग 2 में है। तो भाग भी लेके अगर हम चल रहे हैं तो हम भाग भी बता सकते हैं कि भाग 2 में जो है सिटीजनशिप से संबंधित जो हमारे प्रोविजंस हैं तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कुल कितने अनुच्छेद हैं तो 5 से 11 तक अनुच्छेदों में जो है सिर्फ नागरिकता संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एक आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल हम 5 देखने वाले हैं। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था तो उस समय के बारे में बताता है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय क्षेत्र में निवासी था, ठीक है, या जन्म के समय माता पिता दादा दादी वो सभी जो है जन उसका जन्म हुआ हो क्षेत्र में या दादा दादी माता पिता जो हो वो शर्तें यदि पूरी करते हैं तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरी बात आपको बता दें, यह संविधान के प्रारंभ से ठीक कम से कम वो 5 साल यहाँ निवास किया हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है ना, ये संविधान के लागू होने के समय बताता है। ठीक है, संविधान जब हमारा लागू हुआ, मान लेते हैं हमारा संविधान लागू 26 जनवरी 1950, सबको पता है कि बना तो 26 नवंबर 1949 को था मगर लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था या फोर्सेड हुआ था। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर ये लागू हुआ था तो उससे 5 साल पहले अगर कोई यहाँ रह रहा है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, या उसमें कोई उनके माता पिता या दादा दादी है ना या उसका निवास शर्तें पूरी कर रहा हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद कह रहा है कि वो प्रवासी जो पाकिस्तान से भारत आ गए। अब भारत आने में दो डेट कंफर्म किया, मतलब दो तरीके से एक डेट कंफर्म किया कि 19 जुलाई 1948। ठीक है, कह रहा है अगर इससे पहले और बाद में आए भारत में प्रवेश किया तो क्या सकते हैं। तो कहा जाता है कि फर्स्ट में शर्त बता रहा है कि 1935 में एक भारत शासन अधिनियम आया था। कहा जाता है कि स्वयं या उसके माता पिता या दादा दादी नागरिक के तहत, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पैदा हुआ तो वो नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तारीख से पहले की बात कर रहा है भाई। तारीख से पहले कह रहा है कि अगर उनके कोई पेरेंट्स है या तो उनके तहत अगर ये भारत में पैदा हुआ है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा उस तारीख से पहले। अब तारीख के बाद की बात क्या है कि संविधान लागू होने से पहले पंजीकरण कराना होगा उसे। ठीक है, जब संविधान हमारा लागू हो रहा था तो उस समय उसे क्या करना पड़ेगा, संविधान लागू होने से पहले उसे पंजीकरण कराना पड़ेगा और आवेदन की तारीख से जब आवेदन उसने किया हो नागरिकता प्राप्त करने के लिए 6 महीने तक भारत में रहा हो, 6 महीने तक भारत में रहा हो, तभी ये अगर इन शर्तों को वो पूरा करता है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 7। ठीक है, देखिए इतना जो डीप मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, 100% आपको यहाँ से क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। तो एक चीज आपको याद रखना होगा कि अच्छे से अगर ये शर्तें जो चीजें हम आपको बता रहे हैं कोई और नहीं बता पाएगा जिस तरह से हम आपको पूरी तरीके से क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, दो शर्तें हैं। तारीख से पहले जो एक तारीख है 19 जुलाई 1948, अगर तारीख से पहले आते हैं तो क्या है इनके प्रोविजन, अगर वो तारीख से बाद आते हैं तो उनके लिए क्या प्रोविजन रखे गए, प्रावधान रखे गए हैं। तो वो दोनों शर्तें हमने क्लियर कर ली है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 7 की, 7 की। तो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान को चले गए वो व्यक्ति, ठीक है, तो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, ये बताया गया है। इसके बाद अगर हम अनुच्छेद 8 पढ़े तो अनुच्छेद 8 में कहा जाता है कि भारतीय संविधान के तहत विदेश में रहने वाले जो मूल व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता के अधिकार
उनमें नागरिकता के आधार या माता पिता या दादा दादी जो अगर उसका निवास मतलब जन्म यहाँ हुआ हो और भारत के बाहर रह रहा हो, जब तक वो भारत के बाहर मतलब उस देश की नागरिकता नहीं ग्रहण कर लेता, तब तक वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। भले उसके माता पिता दादा दादी नाना नानी जो भी कुछ भारत के साथ उसके संपर्क रहे हो, मगर अगर वो भारत के निवास क्षेत्र के अंदर पैदा हुआ हो, उसके माता पिता हो या दादा दादी या नाना नानी हो, ठीक उसका रिलेशन पूरा हो, तो ये भारत के बाहर रह रहा हो तो भारत का नागरिक हमेशा माना जाएगा। मगर वही चीज 9 में पूरी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है कि अनुच्छेद 9 कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो भारत से बाहर जाकर स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण कर लेता है दूसरे देश की, तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं समाप्त होती, उसको पता नहीं चलता। वहां नागरिकता जैसे वो ग्रहण करेगा, यहाँ भारत की नागरिकता उसको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि भारत में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब एकल नागरिकता का प्रावधान है, और एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे वो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है ना, तो वो अपने देश की नागरिकता खो देता है। ठीक है। हम पुनः प्राप्त करने के लिए उसे पंजीकरण कराना होगा, उसे लगातार 7 साल तक भारत में रहना होगा, दिखाना होगा एक साथ, तभी वो जो है भारत की नागरिकता दोबारा प्राप्त कर सकता है। वहीं अगर हम अनुच्छेद 11 की बात करें, तो 10 में तो उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं, मगर 11 ये बताता है कि संसद को पूरा अधिकार दिया गया है, अगर नागरिकता संबंधित कोई भी कानून या दस्तावेज बनाना है, उसमें पूर्ण अधिकार जो है कानून बनाने का किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है ये आर्टिकल है अनुच्छेद 11, और इसको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है कि अनुच्छेद 11 में क्या प्रावधान है। तो आपको पता होना चाहिए संसद को एक शक्ति दी गई है नागरिकता संबंधित प्रावधान या कानून बनाने के लिए। तो आज हम सिर्फ 5 से 11 तक अनुच्छेद पढ़े हैं, और बहुत अच्छे से सारी जानकारी आपको मैंने दी है। तो चलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यदि आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट अनुच्छेद में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।